हम सुर्खी माइल इस गोल से पत्थर के सामने हैं। हजारों साल पहले जब इंसान रात की खामोशी में आसमान को देखता तो उसे सितारे ठहरे हुए लगते, लेकिन वो हैरान होता कि इन अरबों चमकते सितारों से भरे ठहरे हुए आसमान में 5 सितारे ऐसे क्यों हैं जो ठहरे हुए नहीं हैं बल्कि घूमते फिरते रहते हैं। ये दरअसल सितारे नहीं सैयारे थे, लेकिन उस वक्त का इंसान सितारों और सैयारों में ज्यादा तमीज नहीं कर सकता था, इसलिए वो इन्हें 5 आवारा गर्द सितारे या चलते फिरते सितारे कहने लगा। लेकिन इन आवारा गर्द सितारों में से भी एक सितारे को वो खास अहमियत देता था। 4000 साल पहले दरियाए नील के किनारे रहने वाले मिस्री जब इस सैयारे का जिक्र करते तो कहते, वो जो सुर्ख सुर्ख चमकता है ना वो। इसके सदियों बाद बाबुल यानी वो इलाका जहां आज इराक है, वहां दरिया दजला और फरात के किनारे रहने वाला इंसान इसे मौत का सितारा कहता था क्योंकि इसका रंग सुर्ख था। आज से 2000 साल पहले रोमन्स ने इसी आवारागर्द सितारे को जंग के देवता के नाम पर मार्स कहना शुरू किया, और जिस महीने में वो अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए जंगें करते थे, इस महीने को जंग के इसी देवता मार्स के नाम पर वो मार्च कहने लगे। तब से अब तक साल के तीसरे महीने का नाम मार्च ही है। हम इस सैयारे को मरीख कहते हैं। क्या मरीख पर कभी कोई इंसानी तहजीब आबाद थी? क्या मरीख पर बहते दरिया और समंदर हैं? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की कुल कायनात सीरीज द यूनिवर्स सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। इंसान हजारों साल से अपनी आंखों से आसमान के सैयारे और सितारे देख रहा था। अपने ख्याल में वहां रहने वाले देवताओं, खुदाओं और देवियों की कहानियां भी बना रहा था, क्योंकि वो इन्हें दूर से देख रहा था। लेकिन फिर यूं हुआ कि एक ऐनक साज ने, गॉगल्स बनाने वाले ने कुछ ऐसा किया कि यही सैयारे पहले से बड़े नजर आने लगे। 1608 की बात है कि एक वलंदेजी यानी हॉलैंड के रहने वाले ऐनक साज ने शीशों को एक ट्यूब में इस तरह तरतीब दिया कि हर चीज 3 गुना बड़ी दिखाई देने लगी। ये टेलीस्कोप की इब्तदाई शक्ल थी। इसके अगले ही बरस इटली के गैलीलियो गैलीले ने दूरबीन को और बेहतर कर दिया। उसने ग्लासेस को जरा बेहतर तरतीब दी। उसके सेट किए हुए ग्लासेस किसी भी चीज को 3 गुना नहीं 20 गुना बड़ा दिखाते थे, 20 टाइम्स बिगर। अब वो वक्त करीब आ गया था जब ये जांचना आसान हो गया था कि क्या वाकई आसमान के सितारों सैयारों पर कोई देवी देवता होते हैं या फिर ये लंबी अंधेर रातों में कही गई कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं। ये साबित होना था, लेकिन इसमें 1 सदी और लग गई। हुआ ये कि 1 सदी बाद 1780 के करीब जर्मनी से एक म्यूजिशियन विलियम हर्शल लंदन आया। वो दिन में म्यूजिक कंसर्ट्स करता, मौसीकी पढ़ाता, लेकिन रात बिस्तर पर लेटकर सितारों और सैयारों पर लिखी किताबें पढ़ता। म्यूजिक उसका रोजगार था, लेकिन एस्ट्रोनॉमी उसका जुनून था। उसे यकीन था कि वो उस वक्त की टेलीस्कोप को और भी बेहतर बना सकता है। सो विलियम हर्शल ने इसमें ग्लासेस की तरतीब और तकनीक को बहुत ज्यादा बदल दिया। उसने 40 फीट ऊंची और 48 फीट चौड़ाई वाली नई टेलीस्कोप बनाई। इस द्यो हैकल टेलीस्कोप ने जब काम शुरू किया और इससे मरीख का मुशाहिदा किया गया तो हर्शल की हैरत की इंतहा न रही। सुर्ख दिखाई देने वाले मरीख पर तो सफेद सफेद बर्फ चमक रही थी। उसने देखा कि मरीख के कुतबैन यानी पोल्स पर बर्फ के जजीरे हैं। वो अपनी जहाजी दूरबीन से बरसों मरीख का मुशाहिदा करता रहा, नोट्स लेता रहा। उसे पता चला कि गर्मियों में ये बर्फ पिघलने लगती है और सर्दियों में फिर फ्रीज हो जाती है, जिससे बर्फ के जजीरों का साइज छोटा बड़ा होता रहता है। उसने मरीख पर ऊंचे पहाड़ और दरियाओं जैसी लकीरें भी देखी।
वो समझ तो ना सका कि ये लकीरें क्या हैं, लेकिन उसे शक गुजरा कि शायद मरीख पर कोई इंसान नुमा ज़हीन जानदार रहता है जिसने खेती बाड़ी के लिए नहरें बना दी हैं। उसे तो सिर्फ शक गुजरा था और बात ख़त्म हो गई। लेकिन 1911 में 1911 में खलाई तारीख का एक बड़ा धमाका हो गया। एक माहिर फल्कियात एस्ट्रोनॉमर ने मरीख पर इंसानों से ज़्यादा ज़हीन ज़िंदगी की एक शक्ल को दरियाफ्त करने का दावा कर दिया। (1911) में एक मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर पर्सिवल लॉयल ने दावा कर दिया कि मरीख पर इंसानों से भी ज़्यादा जीनियस लोग रहते हैं। वहाँ एक पूरी इंसानी तहजीब आबाद है, एक सिविलाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट करती है। ये एक गैर मामूली ऐलान था और ये तो असूल है कि अगर ऐलान गैर मामूली बड़ा होगा तो इसका सबूत भी गैर मामूली ही चाहिए। इससे कहानियों से इतने बड़े बड़े दावे नहीं माने जा सकते। लेकिन प्रोफेसर पर्सिवल ने इसका जो प्रूफ दिया वो ये था कि उन्होंने 2 साल मरीख की सतह का, उसकी सरफेस का मुशाहदा अपनी दूरबीन से किया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि वहाँ 2 लंबी लंबी ऐसी लकीरें उभर आई हैं जो उनके ख्याल में नहरें ही हो सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि ये नहरें 20-20 मील चौड़ी और हज़ारों मील लंबी हैं। इन नहरों से मरीखी इंसान खेती बाड़ी और ट्रांसपोर्ट का काम लेते हैं। इतनी बड़ी नहरें बनाना और वो भी इतने कम वक्त में, ऐसा कारनामा था जो उनके ख्याल में इंसानों से कहीं ज़्यादा ज़हीन लोग ही सरंजाम दे सकते हैं। इसलिए मरीख पर हो ना हो ज़रूर कोई ज़हीन तरीन लोग रहते हैं। प्रोफेसर पर्सिवल की इस दरियाफ्त ने उन्हें शोहरत तो बहुत दी, ड्राइंग रूम्स और बाज़ारों में ये बात डिस्कस भी खूब हुई, उनका नाम भी फैला। लेकिन इस बात को कबूलियत नहीं मिली, एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उनके नहरों और ज़हीन इंसानों वाले दावे बाकी साइंसदानों की तहकीकात से साबित नहीं हो रहे थे। बल्कि चंद ही बरसों में प्रोफेसर पर्सिवल की दरियाफ्त और दावे बिल्कुल गलत साबित हो गए, रिजेक्ट हो गए, और पता चला कि उनका ये अंदाज़ा गलत फहमी पर मबनी था। मरीख पर जो लंबी लंबी लाइंस प्रोफेसर को नहरों जैसी लगी थीं, वो दरअसल वो लकीरें थीं जो मरीख की सतह पर बर्फ़ के नीचे पानी पिघलने से बनी थीं। ये लकीरें आज भी मरीख पर बनती बिगड़ती रहती हैं। मरीख पर इंसानी तहजीब की कहानी साइंस की कड़ी कसौटी पर फेल हो गई थी, लेकिन नॉवेल्स और सिनेमा घरों में ये कहानी कुछ अरसा पहले ही से सुपरहिट साबित हो चुकी थी। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि लोग एक दूसरे से गप लगाते कि मरीख पर कौन रहता होगा, वो कैसे लोग होंगे, उनका मजहब क्या होगा, और सबसे बढ़कर लोग एक दूसरे से ये पूछते कि कहीं मरीखी इंसान ज़मीन पर हमला तो नहीं कर देगा। इसी ख्याल को अमेरिकन नॉवलिस्ट H.G. वेल्स ने भी अपने नॉवेल्स के ज़रिए परवान चढ़ाया। ये नॉवल था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसमें मरीख से एक खलाई मखलूक ज़मीन पर हमला कर देती है। ये उस दौर की सुपरहिट कहानी थी। इसने मरीख पर इंसानी तहजीब के किस्से को पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना दिया। आपने टार्ज़न की कहानी तो ज़रूर पढ़ी होगी। तो टार्ज़न का किरदार तख्लीक करने वाले एडगर राइस ने इसी ख्याल पर एक और सीरीज़ बना डाली, जिसमें अमेरिकी सिविल वॉर के हीरो जॉन कार्टर को मरीख पर भेजा जाता है। वो मरीख पर जाकर जंग करता है, मोहब्बत करता है और मरीख की सियासत में भी हिस्सा लेता है। तो ये उस वक्त की मकबूल तरीन नॉवल सीरीज़ बन जाती है। मरीख से मुतल्लिक कहानियाँ उस दौर में इतनी मकबूल हुई कि पहले रेडियो और फिर सिनेमा स्क्रीन पर छा गई। अमेरिका और रूस में उस वक्त भी एक गैर एलानिया मुकाबला हर चीज़ में जारी था, और ये मुकाबला महज हथियारों ही में एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि वो दोनों ताकतें, रूस और अमेरिका, साइंस, रिसर्च और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते रहते थे। तो मरीख पर फिल्म बनाने की रेस में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। रूसी फिल्म इंडस्ट्री ने 1924 में 1924 में क्वीन ऑफ द मार्स फिल्म बनाई, जबकि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड ने मरीख पर पहली फिल्म 1930 में 1930 में बनाई। तो ये तो थी कहानियाँ, लोग सुनते थे, एंटरटेन होते थे और भूल जाते थे।
لیکن کہانیوں سے آگے نکل کر روس اور امریکہ میں سائنسدان واقعی مریخ پر اسپیس کرافٹ بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ یہ دور ہے آج سے 100 سال پہلے کا، 1920 کے آس پاس کا، جب ابھی ٹیلی ویژن بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت کی جاری کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے 1964 میں 1964 میں پہلی بار ایک ڈیڈیکیٹڈ فلائی بائی مشن جس کا نام میرینر 3 تھا، اسے مریخ پر بھیجنے کا پروگرام اناؤنس کر دیا۔ فلائی بائی مطلب ایسا مشن جس میں اسپیس کرافٹ نے مریخ پر لینڈنگ نہیں کرنا تھی، اسے مریخ پر اترنا نہیں تھا، مریخ کے گرد چکر بھی نہیں لگانا تھے، بس اس کے قریب سے ہو کر گزرنا تھا، زن کر کے۔ لیکن اس دوران اسے قریب سے مریخ کی سطح کی تصاویر لینا تھی اور ان پکچرز کو زمین پر بھیجنا تھا، اور پھر خود آگے نکل جانا تھا، بے کراں اور نہ ختم ہونے والے خلا میں اس اسپیس کرافٹ کو کہیں کھو جانا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا وہی جو بڑے بڑے خوابوں کے شروع میں اکثر ہو جایا کرتا ہے، مشن لانچنگ ہی میں فیل ہو گیا۔ میرینر 3 نے پرواز تو کی، لیکن اتنی کم سپیڈ سے کہ اگر یہ اڑتا رہتا تو لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے مریخ کو مس کر جاتا۔ پھر اس کے پارٹس نے بھی شروع ہی میں سگنلز بھیجنا بند کر دیے۔ یہ مشن لانچنگ کے 8 گھنٹے بعد ہی ٹرمینیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لیکن وہ انسان ہی کیا جو ہار مان کر بیٹھ جائے؟ آخر انسان نے صدیوں برفانی غاروں میں رہ کر برفانی دور کو شکست دی تھی، وہ افریقہ کے صحراؤں کو عبور کر آیا تھا، وہ سمندروں کو پار کر چکا تھا، تو یہ اسپیس، یہ خلا آخر کب تک اس کے سامنے ٹھہرتی؟ ناسا نے اسی سال نومبر میں میرینر 4 بھیجنے کا پروگرام اناؤنس کر دیا، اور یہ مشن کامیاب رہا۔ انسان پہلی بار مریخ کو کروڑوں کلومیٹر دور سے نہیں بلکہ صرف 10,000 کلومیٹر قریب سے دیکھ رہا تھا، اس کی تصاویر بنا رہا تھا۔ میرینر 4 نے اپنے مشن میں 21 تصاویر زمین پر بھیجی اور آگے لامتناہی خلا میں نکل گئے۔ یہ تصاویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسی مشن نے 1965 اور 66 کے درمیان میں مختلف اوقات میں بھیجی ہیں۔ یہ تصاویر تو کامیابی تھیں، لیکن ان تصاویر نے ایک مسئلہ بھی پیدا کر دیا، وہ یہ کہ سائنس فکشن اور کہانیوں اور ہزاروں سال کی دیومالائی داستانوں کی وجہ سے انسان کے ذہن میں جو امید جاگی تھی کہ شاید مریخ وہ سیارہ ہو جہاں ہم جیسا کوئی رہتا ہو یا زندگی کی کوئی شکل موجود ہو، یہ امید ٹوٹ گئی۔ مریخ سے آنے والی ان تصاویر میں گڑھے تھے، گھاٹیاں تھیں، سرخ سیارے پر اٹھتے طوفان تھے، لیکن زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے امریکی اسپیس شٹل کو مریخ پر زندگی نہ ملی ہو تو روسی خلائی شٹل کو مل جاتی۔ سوویت روس نے اس سے پہلے یہی جاننے کے لیے 1960 میں فلائی بائی مشن مریخ پر بھیجنے کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ مشن فیل رہا تھا، یہ بھی لانچنگ پر ہی ناکام ہو گیا تھا، مگر روس نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے دوسرا مشن بھیجا، یہ بھی ناکام رہا، تیسرا بھی فیل ہوا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور پھر 10واں بھی ناکام ہی رہا۔ پھر سال آیا 1971 اور مہینہ تھا مئی کا۔ مریخ کی طرف 2 اسپیس کرافٹ تیزی سے اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ دونوں میں مقابلہ تھا کہ کون مریخ کے گرد چکر لگانے کے لیے پہلے پہنچتا ہے۔ یہ روس کا مارس 2 تھا اور ایک امریکہ کا میرینر 9 تھا۔ یہ ریس امریکہ جیت گیا۔ امریکی اسپیس کرافٹ سوویت روس کے اسپیس کرافٹ سے صرف 2 ہفتے پہلے مریخ کے قریب جا پہنچا۔ یہ انسان کا پہلا مشن تھا جسے مریخ کے پاس سے نہیں گزرنا تھا بلکہ مریخ کے گرد چکر لگانا تھے، یعنی یہ فلائی بائی نہیں، ایک آربیٹر مشن تھا۔ لیکن دیکھیے کہ کس طرح مریخ انسان کی ایڈونچرس نیچر کا امتحان لے رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب روس اور امریکہ کے خلائی مشنز سرخ سیارے کے گرد چکر لگانے کے لیے تیار تھے تو مریخ پر گرد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، ایک ایسا طوفان جس نے کچھ ہی دیر میں پورے مریخ کو گھیر لیا تھا۔ سرخ، نارنجی اور سیاہ گرد کی ایک موٹی تہ
मरीख से लिपट चुकी थी और इसकी वजह से मैरिनर 9 और मार्स 2 दोनों स्पेसक्राफ्ट्स मरीख की सतह की, सरफेस की कोई पिक्चर नहीं बना सकते थे। दोनों को तूफान के थमने का इंतजार करना था। लेकिन मसला ये था कि दोनों के पास तो इतना वक्त था ही नहीं कि वो तूफान के रुक जाने का इंतजार करें, क्योंकि दोनों में पावर महदूद वक्त के लिए थी, लिमिटेड बैटरीज थी। अगर तूफान हफ्तों तक जारी रहता तो ये दोनों मिशंस भी अपने बुनियादी मकसद यानी मरीख की तस्वीर लेने और वहाँ ज़िंदगी की तलाश में नाकाम रहे। तो फिर क्या हुआ? क्या ये दोनों नाकाम रहे? हुआ ये कि अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दिए और पावर सेव कर ली, ताकि जब तूफान थमे तो तस्वीर बनाई जा सकें। लेकिन रूसी स्पेसक्राफ्ट ऐसा ना कर सका। चुनाचे उसकी पावर मरीख पर तूफान थमने से पहले ही थम गई। कई हफ्तों बाद तूफान थमा। मैरिनर 9 ने अपने आलात फिर से एक्टिव किए और जो तस्वीर बनाई उन्होंने पहले देखे गए मनाजिर से भी ज़्यादा शानदार मंजर दिखाया। मरीख पर वाकई बहते दरियाओं जैसी लंबी लंबी लकीरें बिछी हुई थी। मरीख की सतह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ भी था, जिसकी बुलंदी, जिसकी हाइट ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज़्यादा थी। एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर है, जबकि मरीख पर जो ज़मीन से तकरीबन आधा सैयारा है, उस पर मौजूद इस पहाड़ की बुलंदी 22,000 मीटर है। इसे माउंट ओलंपस या ओलंपस मांस का नाम दिया गया। इस मिशन ने मरीख पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियों की तस्वीर भी बनाई। ये घाटियां मीलों तक फैलती चली गई थीं। ये दिखने में बिल्कुल ऐसी थी जैसे अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में ग्रैंड कैनियन। मैरिनर 9 मरीख पर इंसान के ख्वाब का पहला कामयाब तजर्बा था। मैरिनर 9 एक तरह अंदाजों से ज्यादा कामयाब रहा और एक तरह नाकाम। कामयाब यूं कि इसने अपने मिशन के दौरान मरीख के गिर्द चक्कर लगाते हुए 7,300 तस्वीर जमीन पर भेजी। ये इतनी ज़्यादा तस्वीर थी कि जिनसे मरीख की पूरी सतह का एक इनिशियल मैप, इब्तदाई नक्शा सा बन गया। लेकिन नाकाम इस तरह कि ये अपने अहम तरीन ऑब्जेक्टिव यानी मरीख पर ज़िंदगी की तलाश में नाकाम रहा था। इसे मरीख पर किसी ज़िंदगी का कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन इंसान अब भी नाउम्मीद नहीं था। उसने मरीख के और भी करीब होने की ठानी, उसके पास से गुजरने या उसके गिर्द चक्कर लगाने से भी ज़्यादा करीब। अब इंसान मरीख पर उतरने के ख्वाब देख रहा था, ताकि मरीख पर ज़िंदगी की तलाश और अच्छे तरीके से कर सके। और फिर 1975 में 1975 में इंसान का यह ख्वाब पूरा हुआ, मगर कैसे? आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के उन वाइकिंग्स की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी या हिस्ट्री टीवी की वाइकिंग सीरीज़ ज़रूर देखी होगी, जिसमें शुमाली यूरोप के हमलावर नीचे की तरफ नई आबाद दुनियाओं की तलाश में आते थे। तो इसी नाम पर ये स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग 1 और 2 बनाए गए। इन्हें मरीख पर उतरना था, लैंड करना था, ज़िंदगी को तलाश करना था और ये देखना था कि क्या हम मरीख पर कभी रह सकते हैं, क्या ये हमारा दूसरा घर हो सकता है, या फिर क्या यहाँ कभी कोई इंसान नुमा जिंदगी या कोई भी जानदार रहता था। 20 अगस्त 1975 अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से वाइकिंग मिशन मरीख की तरफ लॉन्च किया गया और 11 माह बाद 19 जुलाई को वाइकिंग 1 मरीख के करीब पहुंच गया। वो सुर्ख सैयारे की सतह पर उतरने के करीब था कि उसे रोक दिया गया, क्योंकि वाइकिंग मिशन के कैमरे दिखा रहे थे कि जिस जगह वो लैंड करने वाला है वहाँ पत्थर बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ लैंड होने के बाद वाइकिंग की वो कारनुमा गाड़ी नहीं चल पाएगी जिसने मरीख पर तजर्बात करने हैं। इसलिए एक दिन तलाश के बाद नई जगह डिस्कवर की गई। 20 जुलाई 1976 चांद पर इंसान के उतरने के ठीक 7 साल बाद वाइकिंग 1 ने नॉर्थ पोल के करीब मरीख की सतह पर कदम रख दिए। वाइकिंग का मरीख को छूना था कि नीचे ज़मीन पर नासा के वो साइंसदान जो 8 साल से इसी एक लम्हे के लिए मेहनत कर रहे थे,
خوشی سے ناچنے لگے۔ یہ انسان کے ایک عظیم تر خواب کی تکمیل تھی۔ آج وائکنگ اس زمین پر اترا تھا جسے انسان کبھی دیوتا سمجھتا تھا۔ وائکنگ نے مریخ پر اترتے ہی پہلی تصویر کون سی بنائی؟ اس میں کیا تھا اور کیا وائکنگ کو مریخ پر زندگی کے آثار ملے؟ ہم مریخ پر کب جا رہے ہیں اور آخر انسان مریخ پر جانا کیوں چاہتا ہے؟ مریخ پر بننے والی پہلی انسانی بستی کیسی ہوگی؟ کب بنے گی؟ انسان وہاں کیسے زندہ رہے گا؟ کیا اگائے گا؟ کیا کھائے گا؟ یہ زبردست کہانی ہمارے سفر کے اگلے حصے میں ہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات دا یونیورس سیریز کی قسط نمبر 5 میں۔ دوستو، آپ نے اس قسط میں دیکھا کہ کس طرح روس اور امریکہ میں خلائی جنگ زوروں پر تھی، لیکن یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ آج امریکہ اور روس کتنے طاقتور ہیں، یہ دیکھنے کے لیے یہاں اور یہاں کلک کیجئے اور یہاں دیکھیے کہ ہمارا کائنات کا سفر شروع کیسے ہوا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمیں تھینک یو کہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اور نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل سکے۔